ज्वार भाटा हेडिंग दे दिए हैं। लिखिए, समुद्र जल की गतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गति ज्वार भाटा है। क्योंकि इसके कारण समुद्र जल का प्रत्येक भाग अर्थात समुद्र के सभी भागों का जल प्रभावित होता है। लिखिए, सागरीय तरंगों बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, आगे तो कोई बचता नहीं है, बैठ जाओ, इसी को हवा लगा क्या जाएगी। हेडिंग दे दो ज्वार भाटा। अभी थोड़ा सा रुक जाना या लिखना शुरू करो। लिखिए, सागरीय तरंगों कॉमा समुद्री धाराएं इत्यादि के द्वारा, एक पैराग्राफ छोड़ देना, इत्यादि के द्वारा समुद्र जल के ऊपरी सतह में गति होती है। लिखिए, सागरीय तरंगें लहरनुमा गति है, जबकि धाराएं नदी के समान समुद्री जल में बहाव है। नदी के समान समुद्री जल में बहाव है। लेकिन इनके विपरीत इसके विपरीत के बजाय इससे भिन्न लिखिए, उससे कोई कंपैरिजन नहीं है। लिखिए, इससे भिन्न ज्वार भाटा में समुद्र का जल स्तर ही ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। समुद्र का जल स्तर ही ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। देखिए,
ओशन वाटर मूवमेंट में मान लीजिए ये आपका ओशन है, हवा के फ्रिक्शन से इस पर जो लहर पैदा होता है इसको कहते हैं वेव। और पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण समुद्र का पानी इस टाइप से चक्कर खाने लगता है, ऐसे। उत्तरी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज हो गया ना, और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। बीच वाला पानी शांत रहेगा, बीच वाला पानी शांत रहेगा, किनारे किनारे इस टाइप का मूवमेंट डेवलप करेगा और ये कॉन्टिन्यूअसली फ्लो करता रहे। तो इसको कहते हैं ओशन करेंट्स। इन सब से अलग, इन सब से अलग ज्वार भाटा जरा सा समझिएगा। देखिए बहुत आसान है। चंद्रमा एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल तो हर पिंड में, हर मास में, तो जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल। तो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा तो सन है, और उसके अलावा 8 ग्रह हैं, 8 प्लेनेट है, और प्लेनेट के सैटेलाइट है। तो उसमें से पृथ्वी एक ग्रह है और जिसका एक सैटेलाइट है मून, जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर। मून का साइज छोटा है, लेकिन डिस्टेंस कम होने की वजह से उसका इफेक्ट इस पर ज्यादा पड़ता है। मून, चंद्रमा पृथ्वी को अपने तरफ खींचता है, पृथ्वी चंद्रमा को खींचती है और चंद्रमा पृथ्वी को। तो इसका अपर लेयर चूंकि लिक्विड है, अपर लेयर लिक्विड है, तो होता क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी तो नहीं खींच पाती है, लेकिन ये पानी जो है वो थोड़ा सा हल्का सा खींच जाता है। तो यहीं पर हल्का सा बल्ज हो जाएगा। मान लीजिए चंद्रमा ये है और ये पृथ्वी है, तो ये क्या होगा, पृथ्वी पर ये पानी बल्ज हो जाएगा। बल्ज माने थोड़ा सा उड़ जाएगा, एकदम हल्का सा, ज्यादा नहीं। मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो पानी ऐसे हल्का सा खींच गया। अब देखिए, मान लीजिए ये चंद्रमा है, इस साइड पानी बल्ज हो गया, खींच गया। पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट कर रही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण इसको बैलेंस करने के लिए जितना बल्जिंग इधर होता है उतना ही बल्जिंग अपोजिट साइड में हो जाएगा। इसका मतलब कि ये ऐसे रबर को मान लेते हैं, तो खींचेंगे थोड़ा सा पकड़ के तो इसे खिंचा जाएगा। जब दोनों तरफ ऐसे खिंचाएगा तो यहाँ दोनों तरफ पचक जाएगा। ये स्थिति लगातार बनी हुई है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है।
जिधर चंद्रमा रहेगा उधर ये खींचा रहेगा ऐसे, और उसके ठीक अपोजिट साइड में भी खींचा रहेगा। तो मान लीजिए यहाँ मून है, देखिए ये पृथ्वी, ये चंद्रमा, ठीक है। यहां ऐसे खींच गया, फिर यहां ऐसे खींच गया, दोनों साइड में खींच गया और यहां पचक गया। तो पृथ्वी पर हर समय, पृथ्वी पर हर समय दो जगह ज्वार होता है, जहां पानी उठा वहां ज्वार, और जहां पानी दब गया वहां। तो यहां पानी का लेवल नीचे चला जाएगा और यहां पानी का लेवल उड़ जाएगा। अब देखिए 28 दिन में, लगभग 28 दिन में, 27.5 दिन में से होता है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा जैसे जैसे बढ़ेगा आगे, ये उठा हुआ पोर्शन चंद्रमा के साथ बढ़ता रहेगा, चंद्रमा के साथ बढ़ता रहेगा। अब सोचिए, मान लीजिए यहां पानी ऐसे उठा हुआ है और चंद्रमा को चलो स्थिर मान लेते हैं। 24 घंटे में ये पृथ्वी अपने अक्ष पर नच जा रही है। 24 घंटे में ये पृथ्वी अपने अक्ष पर नच रही है। तो ये जो उठा हुआ पानी है वो यही रहेगा। इसके नचने से ये उठा हुआ पानी इधर नहीं आएगा। उठा हुआ पानी कहाँ रहेगा? हमेशा चंद्रमा के सामने ही रहेगा, हमेशा चंद्रमा के सामने रहेगा। अब जैसे देखिए, मान लीजिए ये अफ्रीका, या मान लीजिए ये इंडिया, ये इंडिया, इंडिया अभी ठीक चंद्रमा के सामने है। इंडिया अभी ठीक है चंद्रमा के सामने है। तो यहां क्या होगा कि पानी खींचेगा, तो हो गया ज्वार, हो गया ज्वार। अब देखिए, जैसे जैसे इंडिया घूम के इधर आएगा, पानी का लेवल नीचे होता चला जाएगा। तो अब जब घूम के यहां आ गया 6 घंटे बाद, 24 घंटा में एक चक्कर, तो 1/4 है कितना में? 6 घंटा। 6 घंटे बाद अब क्या होगा कि यहां तो पानी पचका हुआ है, तो पानी का लेवल कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो ये हो गया भाटा। अब फिर यहां उठा हुआ है, फिर जैसे जैसे पृथ्वी ये घूमेगी, भारत इधर आता जाएगा, पानी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। और यहाँ इंडिया आया तो पानी का लेवल पूरा बढ़ गया। अब फिर यहाँ से इंडिया नीचे जाएगा, आगे घूमेगा, तब पानी का लेवल नीचे कम होना शुरू होगा। यहाँ आते आते बिल्कुल कम हो जाएगा। और फिर जब यहाँ आएगा तो फिर अपना पानी का लेवल बढ़ गया। तो इस टाइप से होते रहता है। ये खींचा हुआ पानी अपने जगह पर है, और ये पृथ्वी घूमने के वजह से पानी का लेवल ऊपर नीचे होते रहता है। देखिए मान लीजिए ये सी लेवल है, तो जब ज्वार आएगा
तो सी लेवल बढ़ेगा और पानी चला आएगा यहाँ। अब जब ज्वार जाएगा, हटाएगा, तो पानी का लेवल चलाएगा यहाँ। तो ये जो इलाका है डूबता और निकलता रहता है। गुजरात में भावनगर में हम लोगों का क्लास था विश्वास एकेडमी का, एकदम समुद्र के किनारे था। तो वहां क्या था, एक मंदिर था और वो इस पोजीशन पर था यहाँ। तो अब जो जानता था जब लो टाइड आता था, इसको कहते हैं लो टाइड और इसको कहते हैं हाई टाइड, और इस बीच वाले पोजीशन को मीन सी लेवल। तो जब लो टाइड आता था तो मंदिर बाहर चला आता था, दिखने लगता था, और जब हाई टाइड आता था तो मंदिर डूब जाता था। लोग उसी दरमियान बैठे रहते थे कि कब अपना, वो सब टाइम हर जगह फिक्स है, डेट के अनुसार टाइम फिक्स है कि कब हाई टाइड आएगा, कब लो टाइड आएगा, सब कैलकुलेटेड। तो इस टाइप से सी लेवल का ऊपर उठना और सी लेवल का नीचे गिरना ज्वार भाटा कहलाता है, न कि पानी का ऊपर उठना लहर जैसा, है ना, उसको सी वेव्स कहते हैं। चलिए आइए, तो अभी और इसमें दिखलाएंगे, लिखवाएंगे भी, समझाएंगे। तो इस फिगर को बनाइए आप लोग, इस फिगर को कॉपी पे बना लीजिए, ऐसे ही खींच के, हाई टाइड, लो टाइड, मीन सी लेवल, इस फिगर को बनाइए आप लोग। फिगर के नीचे लिखिए आप लोग, लिखिए सागरीय जल एक दिन में ब्रैकेट में 24 घंटे में 2 बार ऊपर उठता है तथा 2 बार नीचे जाता है। लिखिए पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वीय आकर्षण, ग्रेविटेशन, गुरुत्वीय या गुरुत्वाकर्षण भी लिख सकते हैं सीधा, दोनों को अलग अलग न लिख के, गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न सागरीय जल के इस रिदमिक पीरियोडिक मोशन, रिदमिक माने कोई कार्य एक क्रम में जो बार बार होता है उसको रिदम कहते हैं। लय, रिदम का हिंदी होता है लय। किसी कार्य का एक क्रम में बार बार होना उसको क्या कहते हैं, लय, रिदम। तो इसको कहते हैं रिदमिक पीरियोडिक मोशन। एक लय में, अब पीरियोडिक माने
एक समय पर वो होता है। पीरियोडिक माने एक पर्टिकुलर टाइम पर ही होता है मोशन। तो लिखिए कि समुद्री जल के इस रिदमिक, या हिंदी में लिख सकते हैं लयबद्ध आवर्त गति। हिंदी में क्या हो जाएगा ये? लयबद्ध आवर्त गति, रिदमिक पीरियोडिक मोशन को ज्वार भाटा कहते हैं। हाँ सुनिए, इधर देखिए, देखिए क्या कह रहा है कि 24 घंटे में 2 बार पानी ऊपर उठता है और नीचे जाता है। तो जब उठेगा तो ज्वार, और जब नीचे आएगा तो भाटा। तो 2 बार कैसे? देखिए अभी बताए। मान लीजिए ये भारत, ये चंद्रमा, तो अभी यहां पानी खींचा हुआ है, अभी यहां पानी खींचा हुआ है। ठीक 12 घंटे बाद पृथ्वी आधा घूमेगी तो इंडिया फिर पीछे आ जाएगा यहां। तो यहां भी पानी खींचा हुआ है। आपको बताएं कि पृथ्वी पर एक समय में 2 जगह पर, एक यहां, तो इसके ठीक विपरीत यहां पानी खींचा हुआ रहता है, यहां ज्वार रहता है, और यहां भाटा रहता है। तो यहां ज्वार है, इसके ठीक 12 घंटे बाद यहां भाटा। यानी देखिए, ज्वार, 6 घंटे बाद भाटा, फिर ज्वार, फिर 6 घंटे बाद भाटा, फिर ज्वार। इस टाइप से ये चक्र चलता रहता है 6-6 घंटा पर। यानी कि देखिए, इधर देखिए, ये जो सी लेवल है, यहां से उठकर यहां आने में कितना टाइम लगता है? 6 घंटा, 6 घंटा। और फिर जब देखिए, इधर देखिए, ये मान लीजिए चंद्रमा, पृथ्वी यहां है, पृथ्वी यहां है, और ये है सी लेवल, मान लीजिए हाई टाइड पर। अब जैसे ये यहां से घूमना शुरू करेगी पृथ्वी, कि ये धीरे धीरे नीचे आना शुरू होगा, और ठीक 6 घंटे बाद जब 90 डिग्री पर हो जाएगा पृथ्वी, तो ये चला आएगा पानी का लेवल यहाँ। अब फिर जैसे यहां से ऐसे पृथ्वी घूमना शुरू की और इधर भारत जाना शुरू किया, कि अब ये फिर ये ऊपर उठना शुरू होगा, फिर ये ऊपर उठना शुरू होगा, और जब बिल्कुल एकदम पीछे चला आएगा भारत, तब फिर ये अपने लेवल पर चला आएगा। फिर ये यहां से आगे बढ़ा, फिर ये नीचे जाना शुरू करेगा। इस टाइप से ये रिदम चलता रहता है। टाइमिंग फिक्स है एकदम, बिल्कुल। हर जगह पे अलग अलग है, हर जगह पे, रात में, दिन में, हर जगह पर अलग अलग है। अब मान लो, सुनो इधर देखो, चंद्रमा का पोजीशन हमेशा सेम नहीं रहता है, चंद्रमा भी अपना पोजीशन बदलते रहता है। अब मान लो ठीक दिन में अगर चंद्रमा के सामने सूर्य आ गया, ये चंद्रमा के सामने भारत आ गया, तो दिन में ही ज्वार हो जाएगा। चंद्रमा भी अपना पोजीशन बदलते रहता है। अभी हम उसको कांस्टेंट मान के चल रहे थे, फिर अभी उसको भी मोशन में ले आएंगे। आगे लिखिए, ऊपर उठकर, लिखिए, ऊपर उठकर तट की ओर बढ़ने की गति को, ऊपर उठकर तट की ओर बढ़ने की गति को ज्वार तथा नीचे गिरकर सागर की ओर लौटने की गति को, नीचे गिरकर सागर की ओर लौटने की गति को भाटा, भाटा को इंग्लिश में ईब कहा जाता है, EBB।
ईब कहा जाता है। ईब कहा जाता है। लिखिए, इस क्रमिक गति के कारण उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तरंग कहा जाता है। ज्वारीय तरंग कहा जाता है। टाइडल वेव्स। लिखिए, इसके कारण सागरीय जल के तल में परिवर्तन होता है। ज्वार के समय सागरीय जल के तल में परिवर्तन होता है। ये तल हो गया, माने ऊपरी सतह, उसको कहते हैं सागरीय जल का तल। लिखिए, ज्वार के समय निर्मित उच्च जल तल को उच्च ज्वार, हाई टाइड। ज्वार के समय निर्मित उच्च जल तल को, जल तल माने वाटर लेवल, तल को उच्च ज्वार, हाई टाइड, हाँ, हाई टाइड, तथा भाटा के समय निर्मित निम्न जल तल को निम्न ज्वार, लो टाइड कहते हैं। लो टाइड कहते हैं। भाटा के समय, छूट गया, भाटा के समय निर्मित निम्न जल तल को निम्न ज्वार, लो टाइड कहते हैं। लिखिए, उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच औसत सागर तल, मीन सी लेवल, होता है। लिखिए, इसे उपर्युक्त चित्र में दर्शाया गया है। फिगर बनाए थे ना। लिखिए, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच औसत सागर तल होता है। लिखिए, इसे उपर्युक्त चित्र में दर्शाया गया है। जो आप फिगर बनाए हुए हैं ऊपर, वो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। लिखिए, यद्यपि यद्यपि ज्वार भाटा यद्यपि ज्वार भाटा समुद्री जल का लंबवत उठना है, लंबवत उठना है, किंतु जल की तरलता के कारण जल की तरलता के कारण यह लंबवत उठान वर्टिकल राइज तट के किनारे क्षैतिज गति का रूप ले लेता है। क्षैतिज गति का रूप ले लेता है। अब देखिए,
मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां खड़ा है, तो वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि पानी आ रहा है और पानी जा रहा है, माने पानी में कैसी गति है? क्षैतिज हॉरिजेंटल गति है। जैसे कैसे होता है, पानी बह के आया, पानी बहकर चला गया। रियल में ये ज्वार भाटा क्षैतिज गति नहीं है, लंबवत गति है, पानी का ऊपर उठना और पानी का नीचे गिरना। लेकिन क्या है कि तट जो है इस शेप में है। अगर अगर समुद्र के किनारे तट इस शेप में न रह के समुद्र इस शेप में रहता, तब क्या होता? एकदम ऐसे, ये हाई टाइड होता, ये मीन सी लेवल होता और ये लो टाइड होता, पानी सीधा ऊपर उठता और नीचे जाता। अगर समुद्र का किनारा एकदम सीधा वर्टिकल होता तब, लेकिन समुद्र का किनारा वर्टिकल नहीं है, इस टाइप से स्लोप लिए हुए है। तो जब नीचे जाता है तो लगता है कि पानी ऐसे बह कर जा रहा है, और फिर जब आता है तो लगता है कि पानी बह कर आ रहा है। रियल में ये वर्टिकल मोशन है, लेकिन तटीय किनारा स्लोप में है, इस वजह से लगता है कि ये आ रहा है और जा रहा है, हॉरिजेंटल मोशन है। लिखिए, आगे लिखिए। इसकी प्रकृति और आयाम माने मैग्नीट्यूड में विभिन्न स्थानों पर पर्याप्त विविधता होती है। कहने का मतलब है कि ये सभी जगह पर बिल्कुल एक समान गति प्रदर्शित नहीं करते हैं। कहाँ का तट कैसा है, वहाँ किस प्रकार का किनारा है, इस पर वो डिपेंड करता है। लिखिए, तात्पर्य यह है कि ज्वार भाटा की ऊंचाई में भिन्नता होती है, जिसे उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के ऊंचाई में अंतर के आधार पर मापा जाता है। मतलब कितना ऊपर उठ रहा है और कितना नीचे जा रहा है। चलिए अब देखते हैं कि ये होता क्यों है। ये सब तो ज्वार भाटा का एक सामान्य परिचय हुआ। होता क्यों है, कैसे होता है, इसका क्या मैकेनिज्म है। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि प्रतिदिन 2 बार होने वाले उछाल और गिरावट का संबंध है। उछाल और गिरावट का संबंध है खगोलीय पिंडों से माना जाता है। खगोलीय पिंडों, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज
तो इस ब्रह्मांड में जो है सब खगोलीय पिंड है। हमारी पृथ्वी भी एक खगोलीय पिंड है। इस यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स है, स्टार हो, प्लेनेट हो, सैटेलाइट हो, सब एक खगोलीय पिंड है। आदित्य, बताओ तो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, अंतरिक्ष में है कि सोलर सिस्टम में है? अंतरिक्ष में तो खैर सोलर सिस्टम भी अंतरिक्ष में ही है, सोलर सिस्टम में ही है कहाँ सोलर सिस्टम में? जुपिटर और शनि के बीच में नंदन। एस्टेरॉइड्स कहाँ है? मार्स और जुपिटर के बीच। ये आकाश उल्का पिंड क्या होते हैं? हाँ, उल्का पिंड। उल्का पिंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेट्रॉइड्स। क्या हो अंकित, कुछ कहेंगे उल्का पिंड पर? हाँ हाँ, तो वो आकाशीय पिंड जो रास्ता भटक जाता है, आकार में बहुत छोटा होता है और उसका कोई डेफिनिट पाथ नहीं होता है, वो अंतरिक्ष में अपना भटका हुआ है, तो उसको कहते हैं उल्का पिंड। और वो कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में भी प्रवेश कर जाते हैं, कभी कभी पृथ्वी पर भी गिरते हैं, तो उसी को कहते हैं उल्का पात, है ना। तो ये सब एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है, ये सारे के सारे एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है। चलिए आइए लिखिए, इस संबंध का लिखिए, लिखे थे ना कि प्रतिदिन 2 बार होने वाले उछाल और गिरावट का संबंध खगोलीय पिंडों से है। लिखिए, इस संबंध का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण 1687 ईस्वी में 1687 ईस्वी में न्यूटन ने अपने संतुलन सिद्धांत इक्विलिब्रियम थ्योरी में प्रस्तुत किया था। अब देखिए, ये न्यूटन महोदय 1687 में बोले हैं, जबकि हमारे जो साइंटिस्ट थे वराहमिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, राजश्री, ये लोग कब थे? समृता, अस्मिता, हाँ, गुप्त पीरियड में लगभग 350 एडी, 600 बीसी में जाइएगा ना तो जनपद में चले जाएंगे। अब सुनो, इसी आधार पर कल एक नया विवाद खड़ा किया है लोग, इसको बंद करते हैं कि 1687 में न्यूटन महोदय अपना इसको बकायदा थ्योरी के अनुसार समझाए थे,
लेकिन ये सब बातें हमारे साइंटिस्ट गुप्ता पीरियड में ही बता चुके थे। लिखिए, इस सिद्धांत के अनुसार ये जो न्यूटन का इक्विलिब्रियम थ्योरी, मेंस में यही आया था लिखने के लिए कि न्यूटन के इक्विलिब्रियम थ्योरी को लिखे, ज्वारभाटा से संबंधित न्यूटन के इक्विलिब्रियम थ्योरी को लिखे। बहुत सारा थ्योरी है, 3-4 थ्योरी है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा विश्वसनीय यही है। लिखिए, आपके सविंदर सिंह में दिया हुआ है सब, आपके सविंदर सिंह में सब दिया हुआ है। लिखिए, इस सिद्धांत के अनुसार सभी खगोलीय पिंड एक दूसरे को परस्पर आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस क्रिया में जो बल कार्य करता है वह उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। द्रव्यमान के समानुपाती एवं उनकी आपसी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, आपसी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। देखिए, आप लोग पढ़े होंगे ये एक फॉर्मूला, हाँ, एफ बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर, यहां तो एक कांस्टेंट है जी, m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। लिख दीजिए, F बराबर G इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। यहां G क्या है? कांस्टेंट। G क्या है? कांस्टेंट। m1 m2 क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, तो चंद्रमा और पृथ्वी का मास, और r इनके बीच का डिस्टेंस, दूरी। तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो कांस्टेंट नहीं है। मास तो कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, मास में कमी वृद्धि नहीं होती है, लेकिन ये जो दूरी है वो घटते बढ़ते रहती है। तो जब दूरी कम होगी तब फोर्स बढ़ेगा, और जब दूरी अधिक होगी तब फोर्स कम होगा। समझ में आया? सुनिए, आप जैसा कि पढ़े हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो एक बात याद रखिएगा कि ये जो चक्कर लगाते हैं सर्कुलर पाथ में नहीं, एलिप्टिकल पाथ में। ये इनका जो पाथ है चक्कर लगाने का, परफेक्ट सर्किल नहीं है, परफेक्ट सर्किल नहीं है।
अगर ये परफेक्ट सर्किल हो जाता तब फिर ये ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा न्यूटन के लॉ के अनुसार, नहीं आइंस्टीन के अनुसार। परफेक्ट सर्किल होगा तो ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे सब एक में सिमट जाएगा। अब देखिए ऐसे है एलिप्टिकल, ध्यान दीजिएगा कि अभी मान लीजिए यहां है तो यही से आता है, देखिए अब दूरी कम हो गया कि नहीं, फिर ऐसे आएगा लंबा, है ना। तो एक ये समय जब पृथ्वी से सबसे दूरी पर है और एक ये समय जब पृथ्वी से सबसे नजदीकी दूरी पर है। तो इस पोजीशन पर जब चंद्रमा सूर्य से सबसे नजदीक दूरी पर रहेगा तो हाईएस्ट टाइड रहेगा, क्योंकि उस समय फोर्स ज्यादा काम करेगा। और इस समय जब सबसे ज्यादा दूरी पर रहेगा तो लोवेस्ट टाइड रहेगा, मतलब ये जो पानी का उठान है इतना नहीं उठेगा, यहीं तक उठेगा, है ना। और जब इस पोजीशन पर आ जाएगा तो ये पानी का उठान पता चले कि और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये पानी का जो उठान है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि चंद्रमा की जो पृथ्वी से दूरी है वो कांस्टेंट नहीं है। देखिए आगे है सब, अभी आगे है। मान लीजिए ये पृथ्वी और ये चंद्रमा, तो इसका जो पाथ है इस टाइप से है, ऐसे एलिप्टिकल। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस और ये मिनिमम डिस्टेंस। पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ है, इसी टाइप से चक्कर लगाती है। पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ है, इसी टाइप से चक्कर लगाती है। पढ़ना है आप लोगों को 6 में या 7 में? कब पढ़ना है नंदन? 6 में। ये सोनाली, मान लो ये सन है और ये अर्थ है, तो इस पोजीशन को क्या कहते हैं? नंदन, ये सन है और ये अर्थ है, तो इस पोजीशन को क्या कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, हाँ हाँ हाँ, गुड, इसको कहते हैं एपीहेलन, अपसौर, अपसौर उपसौर। अप माने नजदीक होता है कि दूर होता है? अप माने नजदीक होता है। अपर सचिव, अपर सचिव, उप सचिव होता है ना? आए? उप माने नजदीक होता है, हाँ, अपर माने दूर होता है। सुनिए इधर इधर देखिए, कॉपी में बनाइए, इसको कॉपी में बनाइए, सब काम है आगे, तब जाके समझ में आएगा। और ये सब क्लास 6 में पढ़ाया गया है। तो आप सभी लोग कम से कम यहाँ ग्रेजुएशन में है, तो ये मत सोचिएगा कि कोई बहुत बड़ा चीज बता रहे हैं। इस फिगर को बना लीजिए, ये सन, ये अर्थ, इसको लिखिए एपी हेलन, APEH हेलन, HELION, और ये पेरी हेलन। विशाल, ये कितने तारीख को होता है एपी हेलन?
विशाल सीनियर क्या हो? दिसंबर में। मनप्रीत, एपी हेलन कितने तारीख को होता है? कौन बताएगा? गुड, जनवरी में होता है, 3 या 4 जनवरी। चोरी करके नेट से ना बताए हो आए ना। 3 जनवरी और ठीक 6 महीने बाद पेरी हेलन। उल्टा बता रहा है, पेरी हेलन न होता है तब वही बता रहा है। पेरी हेलन 3 जनवरी और एपी हेलन 5 जुलाई, 4 जुलाई, 4 जुलाई। अब सुनिए, इसी टाइप से इसको लिख लीजिएगा। अरे बीपीएससी में पीटी में पूछ चुका है, पेरी हेलन के तारीख को होता है। इस सब का इफेक्ट हम लोग देखेंगे यहाँ, ज्वार भाटा पर इसका इफेक्ट देखेंगे, सब बताएंगे अभी। अब सुनिए, अब इसी टाइप का एक दूसरा फिगर बनाइए, इसी टाइप का कॉपी पे दूसरा फिगर बनाइए और इसको लिखिए अर्थ और इसको लिखिए मून। ये हो गया अर्थ और ये हो गया मून, चंद्रमा। अब ये नाम बदल जाएगा, एपी हेलन को लिख दीजिए एपोजियन, एपोजी लिख दो, एपोजी। एपोजी और इसको पेरीजी। अब सुनिए, पेरी हेलन एपी हेलन का तो टाइम फिक्स है, लेकिन इसका टाइम फिक्स नहीं है। पेरीजी, एपोजी और पेरीजी का कि पर्टिकुलर इतने तारीख को होता है, क्योंकि हमारा लूनर मंथ तो 27.5 दिन का है और वैसे हमारा जो मंथ है वो है कभी 30 दिन तो कभी 31 दिन का। इस वजह से ये किसी एक तारीख पर नहीं हो पाता है। चलिए आइए लिखिए, तो ये फोर्स देख लिया आप लोग और ये आर समझ गए कि आर जो है मास तो कांस्टेंट है, लेकिन आर कांस्टेंट नहीं है, दूरी घटते बढ़ते रह रहा है। तो जब दूरी कम होगा तो उस समय गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा और दूरी ज्यादा होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। लिखिए, इसी आकर्षण बल के कारण, लिखिए, इसी आकर्षण बल के कारण खगोलीय पिंडों का संतुलन कायम रहता है। कायम रहता है, खगोलीय पिंडों का संतुलन मतलब बैलेंस, इक्विलिब्रियम कायम रहता है।
इस सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि जो पिंड जितना नजदीक होगा, जो पिंड जितना नजदीक होगा, उसका आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। उसका आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। देखिए, पृथ्वी पर भी ब्रह्मांड के प्रत्येक खगोलीय पिंड के ब्रह्मांड के प्रत्येक खगोलीय पिंड के आकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है। किंतु चंद्रमा और सूर्य को छोड़कर अन्य पिंडों की दूरी पृथ्वी से बहुत अधिक होने के कारण, किंतु चंद्रमा और सूर्य को छोड़कर अन्य पिंडों की दूरी पृथ्वी से बहुत अधिक होने के कारण उनका प्रभाव नगण्य होता है। देखिए, इन दो पिंडों में भी चंद्रमा सबसे नजदीक है। चंद्रमा सबसे नजदीक है, कौमा, इसलिए ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष संबंध है चंद्रमा से है। प्रत्यक्ष संबंध है चंद्रमा से है। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके कि चंद्रमा से सूर्य का आकार बड़ा है, कौमा, किंतु इसके बावजूद पर्याप्त दूरी पर स्थित होने के कारण चंद्रमा की तुलना में उसका ज्वारीय प्रभाव लगभग आधा है। ज्वारीय प्रभाव, हाँ, चंद्रमा से सूर्य का आकार बड़ा है, किंतु इसके बावजूद पर्याप्त दूरी पर स्थित होने के कारण चंद्रमा की तुलना में उसका ज्वारीय प्रभाव लगभग आधा है। लिखिए, चूंकि पृथ्वी एक ऐसा खगोलीय पिंड है पृथ्वी एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसका 71% जिसका
71%, 71% धरातल, लगभग धरातल तरल सतह है, लिक्विड है, जल है, तरल सतह है। इसलिए इसका तरल सतह वाला, इसलिए इसका तरल सतह वाला धरातल ब्रैकेट में लिख दीजिएगा महासागरीय भाग, अन्य खगोलीय पिंडों के आकर्षण बल से प्रभावित होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के महासागरीय एवं सागरीय जल में ज्वार भाटे की उत्पत्ति चंद्रमा तथा सूर्य के आकर्षण बलों के द्वारा होती है। किंतु यह प्रत्यक्षतः है चंद्रमा से ही जुड़ी होती है। चलिए आज इतना पर छोड़ते हैं ना, बाकी कल आज तो हिस्ट्री वाला टेस्ट है ना। अच्छा एक चीज है कि टेस्ट में सबका परफॉर्मेंस ठीक है, सबका रिकॉर्ड देखते हैं। विशाल ये जो नंबर आ रहा है ना, रोज डालना है। देखते हैं कल का टॉपर कौन था भाई, विशाले था कल का टॉपर। दोनों विशाले में से कौन था? वो विशाल थे ना, लेकिन तुम लोगों का भी ठीक नंबर है। लाई हो है ना, तो नंबर है अपना बताना, दे दे। अच्छा वही वाला है, तो ले आती तो हम उसमें टीचमेंट सब कर देते ना। बनने गया है? अच्छा कोई बात, अच्छा एक आध दो दिन में कोई गड़बड़ नहीं हो रहा है, बाकी सब वीडियो है, वो घबराना नहीं है। हाँ सब वीडियो है। हाँ 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 ये हाँ, तो कल टोटल क्वेश्चन था 32। 2-3 लोग पेपर नहीं बनाए थे, नहीं हो, एगो सोनाली कल नहीं बनाई थी पेपर ना, और कामिनी और अंकित।
कैसे पता चल जाता है नहीं बनाई है? उन सब का क्वेश्चन बढ़ जाता है, सबका 32 है या बाकी का 34 है, इसका मतलब कि वो नहीं बनाई है, नहीं तो बनाई रहती तो सबका 34 हो जाता। तो ठीक है, विशाल का 32 में 32, बहुत बढ़िया। बाकी का सब ठीक है, 23 है, 29 है, 30 है। अस्मिता 27, सदब 30, सकीना 28, हिमांशु 24, राजश्री 24, सालू 30, सोनाली 29, सोनाली कौर 29, कुंदन 31 पर, आलोक 24, सोनाली 33 है, अच्छा 34 में 33, प्रीति 28, सुप्रिया 28, मनप्रीत 31, आकाश 27, आदित्य 28, अभिषेक 23। ये अभिषेक क्या है? अच्छा आपका, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ अभिषेक, अभिषेक हिमांशु दो लोग ने। विशाल कोटा 30, नंदन 28, कामिनी तुम्हारा भी बढ़िया आ गया है 2700। और उसका क्या नाम है? तुम्हारा? अच्छा अच्छा, टेस्ट नहीं दी थी ना, हाँ, खैर अच्छा कोई बात नहीं। तो चलिए बढ़िया है। हाँ, क्लास कै बजे से? 10 बजे ना? 9:30 बजे। कहाँ? ठीक है, तो चलिए ठीक है, टेस्ट दीजिए। ये ठीक है, आप लोग दीजिए। ले जाओ नंदन।